हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 9 सजीव एवं उनका परिवेश के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 लेवल की या फिर EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप अदर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सजीव एवं उनका परिवेश। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सजीव किसे कहते हैं। सजीवों के अंतर्गत वे जीव आएंगे जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं: श्वसन, गति, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और संवेदनशीलता। वह जीव जो श्वसन की क्रिया करता हो, गति करता हो, पोषण करता हो मीन्स आहार लेता हो, उत्सर्जन करता हो और जिसमें वृद्धि होती हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो या फिर जंतु, तो ये सभी सजीव के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, ये सभी लक्षण सजीव के ही हैं, लेकिन क्या आपने पौधों को गति करते हुए देखा है? क्या पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं? दोस्तों, जानने के लिए हम आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। गमले में लगे पौधे को चित्र के अनुसार छेद वाले डिब्बे से ढककर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। 3-4 दिनों के पश्चात हमें अवलोकन करना है। 3-4 दिनों के बाद जब हम देखते हैं तो पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ गया है। जो डिब्बे में छेद था वहां से सूर्य प्रकाश पौधे तक पहुंच रही थी, तो हम क्या देखते हैं कि जो तना होता है वह सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ गया है। दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि पौधे में भी गति होती है। इसी प्रकार दोस्तों, सनफ्लावर, जिसे हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं, सूर्योदय के समय सनफ्लावर का मुंह पूर्व की ओर होता है और सूर्यास्त के समय यदि हम सनफ्लावर को देखें तो सनफ्लावर का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि पौधों में भी गति होती है। दोस्तों, यदि हम बात करें संवेदनशीलता की, जब हम धूप में रहते हैं तो जब हमें गर्मी लगती है तब हम छांव में आ जाते हैं। सर्दी के दिनों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। जब हम अपनी मनपसंद खाने की चीजों को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये सभी क्रियाएं संवेदनशीलता के कारण ही होती हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, जैसे कमल के फूल का सूर्योदय के समय खिलना तथा शाम के समय बंद हो जाना, रात में कचनार, इमली के पत्ती का बंद होना, ये दोनों उदाहरण हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता की। दोस्तों, छुई मुई के पौधे की पत्तियां का छूने से बंद हो जाना स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, जिनमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं वे सजीव के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि आवास क्या होता है। दोस्तों, किसी सजीव का वह स्थान जहां वह रहता है आवास कहलाता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर क्या है? हमारा आवास स्थल है। जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं तो जंगल उनका आवास स्थल है। जो जलीय जीव होते हैं वे जल के अंदर रहते हैं, तो समुद्र, नदी, ये सब क्या हो गया? उनका आवास स्थल हो गया। उसी प्रकार जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे और जंतु होते हैं वे मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र उनके लिए क्या हो गया? आवास स्थल हो गया। दोस्तों, आवास के आधार पर पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला स्थलीय आवास और दूसरा जलीय आवास। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हम स्थलीय आवास के बारे में। नाम से स्पष्ट है, स्थल मीन्स होता है जमीन। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घास का मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या है? स्थलीय आवास के एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों जलीय आवास। नाम से स्पष्ट है, जल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहा जाता है। जैसे जलाशय, दलदल, झील,
समुद्र आदि ये सब किस में आएंगे? जलीय आवास में आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं। मीन्स जो सजीव हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हों या फिर जंतु हों, किस में आएंगे? जैव घटक में आएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अजैव घटक कौन होंगे? सभी निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। फॉर एग्जाम्पल चट्टान, मिट्टी, वायु, जल इत्यादि, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ये अजैव घटक के अंतर्गत आएंगी। आइए दोस्तों जानते हैं हम कुछ स्थलीय आवास के बारे में। पहला देखते हैं हम मरुस्थल। मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु जैसे ऊंट, चूहे, सांप और मरुस्थलीय पौधे जैसे कि कैक्टस, जिसे हिंदी में नागफनी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हम ऊंट के बारे में। ऊंट कम पानी पीकर भी काफी समय तक रह सकने वाला जीव होता है। ऊंट के पलक काफी लंबे होते हैं ताकि रेत से आंखों की रक्षा की जा सके। यदि रेत आंखों के सामने आ भी जाता है तो पलक उन्हें आंख तक पहुंचने से क्या करेगी? रोक देगी। तो इसीलिए जो ऊंट के पलक होते हैं वो हम इंसानों की तुलना में क्या होते हैं? काफी लंबे होते हैं। दोस्तों मरुस्थलीय चूहे दिन में गर्मी से बचने के लिए बिलों के अंदर रहते हैं। जो मरुस्थलीय चूहे होते हैं या फिर सांप होते हैं, मरुस्थल में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी से बचने के लिए वे जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं और रात्रि के समय तापमान में कमी होने पर ये जंतु बाहर निकलते हैं और अपना भोजन तलाशते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों हम मरुस्थलीय पौधे के बारे में। मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? नागफनी कहा जाता है। कैक्टस के पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि से बचा जा सके। दोस्तों जो नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्यतः तने में ही होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब वाष्पोत्सर्जन हो तो वह कम मात्रा में हो, जल की हानि कम रूप में हो सके। इसीलिए यह एक मोमी परत से ढकी रहती है। तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है नागफनी का। और दोस्तों ये नागफनी की जो जड़ें होती हैं वे बहुत अधिक गहराई तक फैली रहती हैं ताकि पानी की पूर्ति हो सके। और स्थलीय इलाकों में, रेगिस्तान में जल का स्तर बहुत नीचे होता है, गहराई में पाया जाता है जल, तो नागफनी के जड़ जो होते हैं वे अधिक गहराई में पाए जाते हैं ताकि जड़ द्वारा उस जल का अवशोषण हो सके और उसका प्रयोग कैक्टस के पौधे आसानी से कर सकें। आइए जानते हैं दोस्तों हम कुछ पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। इनमें तेज हवा चलती है। वृक्ष जो होते हैं वे शंकुआकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। दोस्तों यदि पत्तियों की बनावट देखें तो बीच वाला भाग थोड़ा धंसा होता है जिससे पानी आसानी से बह जाए। जैसे कि आप चित्र में देख ही सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो वर्षा का जल इस पत्ती में एकत्रित न रह जाए, इसीलिए बीज थोड़ा धंसा होता है ताकि जल आसानी से पत्तियों से नीचे बह जाए। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होती हैं उनके शरीर बाल से ढके रहते हैं। त्वचा मोटी होती है जिससे ठंड से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल जो याक होते हैं उनके शरीर में बहुत अधिक बाल पाई जाती है ताकि ये ठंड से बच सके। दोस्तों पहाड़ी बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं। पहाड़ों में जो रहने वाली बकरियां होती हैं जैसे कि पश्मीना बकरी के जो खुर होती हैं वे बहुत मजबूत होती हैं ताकि वह ढालदार चट्टानों पर आसानी से दौड़ सके। आइए जानते हैं दोस्तों घास स्थल के बारे में। शेर वन अथवा घास स्थल पर रहता है।
यह एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण आदि का शिकार करता है। शेर का मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। आंखें केंद्र पर स्थित होती हैं जो वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। केंद्र में कहने का तात्पर्य है सिर के केंद्र में दोनों आंखें होती हैं ताकि वह दूर से ही अपने शिकार को आसानी से खोज सके और उसका शिकार कर सके। दोस्तों, हिरण के जो दांत होते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं ताकि वह पौधों के कठोर तनों को आसानी से चबा सके। हिरण के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। हिरण की जो आंखें होती हैं वह सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती हैं ताकि वह चौड़ाई में अधिक क्षेत्रों को देख सके। सिर के पार्श्व दोनों साइड आंखें होती हैं जिससे वह अधिक क्षेत्र को देख सकता है और स्वयं की रक्षा कर सकता है। हिरण बहुत तीव्र गति से दौड़ने में माहिर होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों कुछ जलीय आवास के बारे में, जिसमें पहला है समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछलियां अनुकूलित होती हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, बीच का भाग मोटा और अग्रभाग और पश्च भाग पतला नुकीला हो, जिससे वह जल में सुगमता से तैर सके। दोस्तों, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल पाए जाते हैं। जैसे कि हम मछली को देख सकते हैं, मछली गिल के द्वारा ही, क्लोम के द्वारा ही मछलियां सांस लेती हैं। और मछलियों में फिन पाए जाते हैं जो तैरते समय बैलेंस बनाने का कार्य करती हैं। और इनके जो और मछलियों का जो पश्च भाग होता है, जो उनका पूंछ वाला भाग होता है, वह दिशा निर्धारित करता है। दोस्तों, डॉल्फिन एवं व्हेल दोनों की क्या है? डॉल्फिन और व्हेल दोनों ही समुद्री जीव हैं, लेकिन ये गिल के द्वारा सांस नहीं लेती हैं। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों से श्वास लेती हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकती हैं। डॉल्फिन और व्हेल मछलियां समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो क्वेश्चन राइज हो सकता है कि वह कौन सा प्राणी है जो बिना सांस लिए अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो वह कौन है? डॉल्फिन और व्हेल मछलियां। नेक्स्ट जलीय आवास है दोस्तों तालाब एवं झील। कुछ जलीय पौधे जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनके जड़ों का जो साइज होता है वह बहुत ही छोटा होता है और उनका प्रमुख कार्य होता है दोस्तों जल एवं खनिज पोषकों का अवशोषण करना और पौधे को सहारा देना, पौधे को स्थिर बनाए रखना। दोस्तों, जो जलीय पौधे होते हैं इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां तथा पुष्प जल की सतह पर तैरती रहती हैं। हम कमल के पुष्प को देख सकते हैं। कमल का जो पुष्प होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं और पुष्प ऊपर जल की ऊपरी सतह में तैरते रहते हैं और उसका जो तना होता है वह अंदर से क्या होता है? खोखला होता है और अधिक गहराई तक वह गया रहता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। दोस्तों, तालाब में रहने वाला जीव होता है मेंढक। यह जल के अंदर और जल के बाहर स्थल दोनों में ही रह सकता है। मेंढक के पश्च पाद लंबे तथा मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रजनन। सभी सजीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। दोस्तों, पौधे और पक्षियों, जंतुओं सभी में प्रजनन का जो तरीका होता है वह अलग अलग प्रोसेस द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी अंडे देते हैं और अंडे से जो बेबी बर्ड होता है उनका जन्म होता है।
और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। यदि हम बात करें पेड़ पौधों की, फॉर एग्जाम्पल चना, मटर, मूंगफली इत्यादि जो पौधे होते हैं, उनके बीजों का अंकुरण होता है और अंकुरण के बाद नए पौधे बनते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, पक्षी इत्यादि में प्रजनन अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों उत्सर्जन। पाचन की क्रिया के फलस्वरूप शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों जंतु और पादप में उत्सर्जन अलग अलग तरीके से होता है। जंतु मल मूत्र पसीने के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें पौधों की, पेड़ पौधे जल वाष्प, छाल, गोंद इत्यादि के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल वाष्प बाहर निकलती है। कई बार हमने देखा है कि जो बड़े मोटे तने वाले वृक्ष होते हैं, उनकी जो छाल होती है वो टूट टूट कर गिरने लगती है। ये भी क्या होते हैं? ये वृक्ष के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो पेड़ों की पुरानी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। पीली पड़ने के बाद वह स्वतः ही नीचे गिर जाती हैं। तो ये भी पेड़ पौधों के अपशिष्ट ही होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।